बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब देखिए लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। अब लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स वो होती है जिसके मेरे पास वेरिएबल पे जो पावर 1 हो। चलें, जैसे कि मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन की मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए ये हम अलजबरा के मतलब समझो कि अलजबरा को भी हम मैट्रिसेस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो इसके भी दो मेथड है। अब जैसे कि मेरे पास, चलो मैं दो मैट्रिक्स लेता हूँ, जिसे मैं मैट्रिक्स ए एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे b1 y, तो क्या होगा इक्वल टू c1। समझो कि हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें यहाँ पे कोफिशिएंट है, फिर x वेरिएबल है, फिर कोई भी और कोफिशिएंट हो सकता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या वेरिएबल है, फिर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है c1। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन ये हो गई, और दूसरी लीनियर इक्वेशन समझो कि a2x, मतलब कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल आपको वही x हो, कुछ भी हो सकता है y। अगर x यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y होगा। ठीक है, तो b2 और y इक्वल टू c2। ठीक है, ये समझो में हमारे पास क्या है, दो लीनियर इक्वेशन है। अब ये दो लीनियर इक्वेशन को मतलब हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाय मैट्रिसेस मेथड से। मतलब मैट्रिक्स में हम इसकी सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। उसमें तो हम क्या करते थे, एक वेरिएबल से दूसरी वेरिएबल निकाल के फिर उसमें सेकंड में पुट करते थे, तो थोड़ा सा मतलब लेंथी प्रोसेस होता है। आप देखना स्टूडेंट, जब आप ये समझ लोगे तो जब आप भी अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, तो आप बोलोगे सर हम मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। और वो आसानी से कैसे सॉल्व होता है, ये तो आप लोगों के पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन है सामने ही। मैं समझो एक छोटी सी एग्जांपल लिख लेता हूं आप लोगों को। समझो कि 3x प्लस 4 क्या है y इक्वल टू, चले मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ रहा है 9। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से लिख लिया। चलो यहाँ पे मैंने आप लोगों के दिया, कुछ भी हो सकता है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 9। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, चले 2x, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ प्लस का 3y इक्वल टू चले 8। ठीक है, चले ये मैंने समझो कि इसी बेस पे दो लीनियर इक्वेशन दी हैं। 3, ठीक है, 3x 4y 9 लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल पे पावर क्या होता है, 1 होता है। अब वेरिएबल आपके पास 2 या 3 4 जितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए कि उस पर पावर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन के हवाले से बात होगी। अब इसको आप क्या बनाओगे, तीन मैट्रिक्स बनाओगे, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट आ रहे हैं, वेरिएबल आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, तो अब मैट्रिक्स भी आप तीन बनाओगे। तो कैसे, एक मैट्रिक्स बनाओगे ए, जिसमें समझोगे आप ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास सभी कोफिशिएंट होंगे, a1 a2 b1 और क्या हो गया b2। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप दूसरा जो मैट्रिक्स बनाओगे वो x का बनाओगे। ठीक है, हमेशा कैपिटल से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, तो कैपिटल में x लिखना। ठीक है, इसमें आप लिखोगे सिर्फ वेरिएबल, जो हमारे पास दो वेरिएबल है उसको कॉलम बेस से लिखे x और y। ठीक है, रो में नहीं लिखोगे आप, कॉलम में लिखोगे। उसके बाद एक और मैट्रिक्स बना लें आप b, जिसमें आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट, उसको भी आप कॉलम मैट्रिक्स में लिखोगे, c1 और c2। ठीक है, क्यों दो लीनियर इक्वेशन है तो आपके दो लीनियर इक्वेशन आप कॉलम वाइज लिख लो। ठीक है ना, तो c1 c2 x y, क्योंकि हमारे पास दो कांस्टेंट है जो मुख्तलिफ है। अब ये चीज, अब इसको आप सोल्व कैसे करोगे स्टूडेंट्स, तो ये आप ऐसे बन रही है a x इक्वल टू b। ऐसे ही है ना कि आपके पास कोफिशिएंट और ये वेरिएबल, कोफिशिएंट और वेरिएबल एक साथ होते हैं, कांस्टेंट आपका क्या होता है, अलग होता है। तो मैंने इस तरीके से लिखा। अब हमने वेरिएबल निकाले, वेरिएबल का मैट्रिक्स क्या होता है, x, तो हम x को ऐसे लेने देते हैं। तो ये आपका जो a इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जगह क्या होगा, डिवाइड। तो डिवाइड का मतलब है इनवर्स, क्योंकि डिवाइड में मतलब हम क्या होते हैं, इनवर्स। तो ये हो गया a इनवर्स b। तो ये मतलब का फॉर्मूला बन जाएगा। ये कौन सा मेथड है, इसे कहते हैं हम, इस मेथड को कहते हैं मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड। ठीक है ना, इसको हम ये लिख भी लें तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ये हो गया मैट्रिक्स। क्योंकि एक और मेथड भी है जो सोल्व किया जाता है, मैं आप लोगों को दोनों मेथड बताऊंगा कि किस तरीके से इसे कहते हैं हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इनवर्स निकाल के सेकेंड वाले मैट्रिक्स से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, लिख लिया ये स्टूडेंट्स, नोट कर लिया। अब यही चीज हम सॉल्व करते हैं कि x और y की वैल्यू निकालते हैं हम, कि x की वैल्यू क्या पुट करें, y की वैल्यू क्या पुट करें, उनको सम करें तो 9 है,
वही चीज अगर यहाँ पे हम पुट करें तो आंसर कितना है 8 आए। चलें वही चीज हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स बनाते हैं ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास क्या है, क्या होने चाहिए, कोफिशिएंट होने चाहिए। तो 3 2, पहले हमने कॉलम वाइज लिखा x, फिर 4 और 3, ठीक है। और एक और चीज याद होनी चाहिए कि जब भी आपके पास ए मैट्रिक्स का आंसर अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया, ठीक है, डिटरमिनेंट 0 आ गया मतलब सिंगल मैट्रिक्स बन गया, तो वो उसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें आपके पास 3, अगर जैसे 3 3 जा 9, 2 2 जा समझो कि 9 आ रहा है, 9 9 जा क्या हो 0, अगर 0 का आप इनवर्स निकालोगे तो नहीं निकाल पाओगे। हमने पढ़ा कि वो किस में चला जाता है, इनवर्स आपका हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकलता है। चले, ये हो गया आपका पास ए मैट्रिक्स। फिर उसके बाद एक्स मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके अंदर एक्स और वाई हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स और वाई हमारे पास वेरिएबल है। और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास कांस्टेंट है जो कि है 9 और 8, 9 और 8, ठीक है। ओके, नजर आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को? ठीक है, ए मैट्रिक्स हो गया, एक्स हो गया, बी हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि एक्स जो मैट्रिक्स है वो होगा ए इनवर्स बी के, ठीक है ना फॉर्मूला, ए इनवर्स बी के। मतलब ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, अब हमने पढ़ा है कि ए इनवर्स जो होता है हमारे पास वो होता है ए ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो जब भी आप इनवर्स निकालो तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालो, ताकि उससे ये पता चलेगा कि आप लोगों का अगर भी आंसर 0 तो नहीं आ रहा, तो अगर 0 आ गया तो हमारे पास वो मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। चलिए मैं ये वाला साइड आप रेज कर देता हूँ, इससे आपका समझ में आ गया होगा ये चीज। तो अब सॉल्यूशन में समझो कि उस तरफ कर रहा हूँ जी। तो ये चीज अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, ए डिटरमिनेंट, क्योंकि इनवर्स निकालना है तो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। ये क्या 3 3 9 डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बीच में निशानी माइनस की, और 2 4 जा 8, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। 9 में से 8 गया स्टूडेंट्स, क्या आ गया 1, तो डिटरमिनेंट आ गया 1। अब निकालते हैं ए ज्वाइंट ऑफ ए। तो ए ज्वाइंट ऑफ ए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ए ज्वाइंट ऑफ ए में क्या करते हैं हम, मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज करेंगे तो 3 3 में चेंज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी साइन चेंज करें, -2 और माइनस क्या हो गया 4, ठीक है यहाँ पे से। तो आपके पास ये तो निकल गया। अब क्या कह रहा है कि ए इनवर्स का जो आंसर आया है वो उसको बी से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप x, तो आपके पास 3 -4 -2 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करें, बी आपका क्या है 9 और 8, और इसके अपान में क्या होता है स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट क्या है 1, और डिटरमिनेंट आपका 1 लिखोगे तो क्या होगा आंसर 1 ही होगा। 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये समझो कि हमारे पास आ गया। हाँ, 1 के अलावा 2 होता है तो सबके साथ क्या होगा 2 डिवाइड होता है, 3 होता है तो 3 के साथ सबके साथ क्या होगा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मैंने कहा था कि मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होगी जब इनके क्या होंगे, रोज और कॉलम क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। सॉरी, फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रो, फर्स्ट में कॉलम कितने 2, सेकंड में रो कितने 2, मतलब पॉसिबल, और ये हमेशा पॉसिबल होगा ऐसे। चले अब देखते हैं, अब इसकी हम सॉल्यूशन कहते हैं फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, ठीक है। 3 को 9 से मिलेगा 27, फिर बीच में निशानी आएगी प्लस की, लेकिन -4 को वो जब 8 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 32, ठीक है। अब आते हैं -2 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो कितने हो गए माइनस के 18, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा प्लस के 24। चले अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, कितना होगा -5, और ये हो गया कितने हो गए 6, और यहाँ पे हमारे पास क्या है x के वेरिएबल क्या है x और y, और यहाँ पे है -5 और 6। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास x किसके बराबर आ रहा है -5 के, और y आ रहा है 6 के बराबर। x की वैल्यू आ रही है -5 के और y की वैल्यू आ रही है 6 के बराबर। क्या वाकई में हमारे पास आंसर सही है या गलत है? अब इसको हम क्या करते हैं, जब भी हम वेरिएबल वैल्यू निकालते हैं तो अलजेब्रा में हम क्या करते थे, इक्वेशन दी होती थी तो उसमें वैल्यू पुट करते थे कि आंसर वाकई में हमारे पास सेकंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। चले इसी में मैं किसी एक में पुट कर लेता हूं, यहाँ पे इसमें पुट कर रहा हूं, ठीक है। 3x की जगह पे -5, ठीक है, +4 y की जगह पे 6,
और इसका आंसर कितना होना चाहिए 9। 3 5 -15 और ये कितना होगा 24 इक्वल टू 9। 24 में से 15 कैंसिल हो 9 9 इक्वल टू 9 हो गया जी बिल्कुल। तो इसका मतलब हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर सेकंड में पुट करोगे तब भी हमारे पास देखे सेम ही आंसर आ जाए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास इन्वर्जन मैट्रिक्स मेथड से, हम इसे मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं, ठीक है, कि हम लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज समझ में आ गई। अब हम सेकंड मेथड करते हैं क्रेमर्स रूल, ठीक है। ये चीज आप लोगों के सामने लिखी हुई है, नोट कर ले। चलें अब यही क्वेश्चन अब आप लोगों को याद रखें कि x की वैल्यू -5 लिखी है। चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि x की वैल्यू हमारे पास -5 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है। ये यहीं पे लिखी हुई है, मैं बाद में बताऊंगा कि एक क्यों मैंने यहाँ पे लिखी है। अब यही दो मैट्रिक्स हैं, उसको अब हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं बाय, अब इसको करेंगे बाय किससे मेथड, बाय क्रेमर्स मेथड से। अब क्रेमर्स रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, इसका भी फार्मूला मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, अब इसमें आप मैट्रिक्स को किस तरीके से बनाते हैं मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लिख देता बाय क्रेमर्स रूल, ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये बोर्ड के पेपर्स में ही आता है, बाय क्रेमर्स रूल, ठीक है। बाय क्रेमर्स रूल के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यही मैट्रिक्स है आप लोगों के सामने, मैं इसको आपको अब दो मैट्रिक्स बनाता हूं। अब इसमें आप लोगों ने कैसे करना है देखें, अब आपने इसमें इस तरीके से करना है कि एक मैट्रिक्स जो हमारे पास था, समझो कि ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है कोफिशिएंट 3 2 4 3, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या था, हमारे पास एक्स मैट्रिक्स था, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक्स और वाई। और दूसरा जो बी मैट्रिक्स था उसमें हमारे पास है 9 और 8। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे पास जो x होगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि x हम किस तरीके से मालूम करेंगे। x हमारे पास इस तरीके से होगा कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। मतलब हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा उसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारे पास a1, और y जो होगा वो होगा हमारे पास, वो होगा a2 और ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब a1 और क्या होते हैं हमारे पास, a1 होता क्या है, अब मैं यहां पे लिख देता हूं कि a1 हमारे पास समझो कि यहां पे होगा हमारे पास c1 c2 और क्या होगा b1 और b2। तो अब यहां पे हमारे पास देखें a1 c1 c2 जो हमारे पास 9 और 8, b1 और b2 जो हमारे पास क्या थे, ये वेरिएबल हैं किसके, y के 4 और 3, ठीक है। और इसी तरीके से a2 हमारे पास क्या होगा, a2 में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास समझो कि अब हम a1 और a2 वो कोफिशिएंट लिखेंगे, y वाले के कोफिशिएंट लिखेंगे, उसमें हमारे पास क्या होगा c1 और c2, ठीक है। अब ये चीज अब हम वैल्यू में पुट करेंगे ये, ठीक है। चले a1 हमारे पास स्टूडेंट्स 3 और 2, मतलब इसके x के वेरिएबल लिखे जाएंगे कोफिशिएंट 3 और 2, और c1 और c कितने होंगे 9 और 8, ठीक है। बाकी ए मैट्रिक्स तो आप लोगों के सामने ही बने, तो a1 और a2 इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालें, चलें डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं हम, तो इसका होगा 9 3 27 और ये होगा 4 8 32, तो ये होगा माइनस का 32, तो ये होगा माइनस के 5, ठीक है। इसका 9 3 8 24 माइनस 9 2 18, तो इसमें अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा 6, ठीक है। अब यही वैल्यू हम
यहाँ पे पुट करेंगे। ए डिटरमिनेंट का आंसर स्टूडेंट्स कितना आया -5 और ए का डिटरमिनेंट का हमने क्या निकाला 1, तो इसको अगर लिखेंगे -5। इसी तरीके से इसका आंसर कितना आ रहा है 6 और डिटरमिनेंट क्या था 1, तो इसका आंसर आया 6। तो x बराबर आ गया -5 के और y बराबर आ गया 6 के। अब यही सेम क्वेश्चन था और हमारे पास जब इन्वर्जन मैट्रिक्स मेथड से हम जब निकाल रहे थे तो देखें ये वैल्यू मैंने लिखी थी कि x का आंसर क्या आ रहा था -5 और y का आंसर आ रहा था 6। ठीक है ना। अब पता चल गया मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी क्यों थी स्टूडेंट्स, कि हमने जब फर्स्ट मेथड से जब किया था तो वैल्यू ये आ रही थी। कहीं आप लोग ये ना समझो कि सेकंड मेथड से जो आंसर जब वैल्यू हम सोल्व कर रहे हैं तो उसमें कोई और आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो आपके पास जब क्वेश्चन सेम होता है तो जो मेथड आप लोगों को दिए जाते हैं, चाहे आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा इसका मतलब आप कोई ना कोई पे मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पे ये नहीं है कि इस मेथड से ये आंसर आएगा, दूसरे मेथड से दूसरा आएगा। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी हम x की वैल्यू -5 पुट की थी और y की वैल्यू 6 पुट की थी, तो हमारे पास वेरीफाई हो रहा था और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को कौन सा मेथड आसान लगता है, क्रैमर्स रूल या इन्वर्जन मेथड। ठीक है, उसको चलो मैं आसान भी कह देता हूँ, उसको कहते हैं मैट्रिक्स मेथड और इसे कहते हैं क्रैमर्स रूल। तो मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को कौन सा मेथड समझ में आया। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अब यहीं पे हमारे पास जो इसके एग्जाम्पल वगैरह से ये हमने सब थ्योरी वगैरह इसकी पढ़ ली है। अब जो हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है वो सब इसी बेस पे ही है। मैं इसी वजह से आप लोगों को एक्सरसाइज पे वो समझा रहा था ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, इंशाल्लाह अब जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को सब बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई चीज रह गई होगी तो वो आप उसमें एक्सरसाइज में समझ लो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।